Hello and welcome everyone to the Exact IAS. Here I am Twinkle Kotwani with you all discussing today's newspaper. So it's 24th of August. Without getting delay, let's get started. हमारी पहली न्यूज क्या कहती है? नॉट न्यूट्रल, इंडिया ऑन द साइड ऑफ पीस, पीएम इन कीव। बेसिकली हम सब जानते हैं रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की विजिट्स देखी गई हैं, जो कि फर्स्ट विजिट थी पोलैंड में, सेकेंड विजिट यूक्रेन में। कल उनकी विजिट के दौरान कई सारे एग्रीमेंट साइन हुए, कई सारे डिस्कशंस हुए। वी ऑल नो अबाउट द यूक्रेन एंड रशिया टसल, जो कि कई दिनों से कंटिन्यू चल रहा है। उस पर भी एक लॉन्ग डिस्कशन हुआ। उस पर क्या स्टेटमेंट आए हैं उसे हम समझते हैं। द वॉर इन यूक्रेन वॉज हाई ऑन द एजेंडा इन द मीटिंग बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड यूक्रेन प्रेसिडेंट Vladimir Zelensky on Friday, with External Affairs Minister S. Jaishankar saying India was willing to do whatever we can to end this conflict because we do think that the continuation of this conflict is terrible, obviously for the Ukraine itself and for the world as well. ड्यूरिंग दिस विजिट जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, उनका भी स्टेटमेंट आया कि इंडिया जो कुछ भी कर सकता है यूक्रेन और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए इंडिया करेगा, क्योंकि वॉर लाइक सिचुएशंस और इस तरह की एक्टिविटीज ना सिर्फ यूक्रेन के लिए बल्कि पूरे ह्यूमन रेस के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए भी अच्छी साबित नहीं होती हैं। जब से यूक्रेन इंडिपेंडेंट हुआ है, मतलब जब से 1991 से यूक्रेन का फॉर्मेशन हुआ है, तब से पहले इंडियन पीएम है जिन्होंने यूक्रेन विजिट किया। इंडिया इज ऑलवेज रेडी टू प्ले एन एक्टिव रोल टू रीस्टोर पीस इन यूक्रेन. We are not neutral from the very beginning. We have taken sides and we have chosen the side of peace, Mr. Modi said. The Prime Minister underlined India's commitment towards respecting the sovereignty and territorial integrity of countries. सो हियर अगेन मोदी जी ने बताया कि हमने शुरू से न्यूट्रल रहने की कोशिश नहीं की है, बल्कि हमने हमेशा से चाहा है कैसे कैसे स्टेप्स लिए जाए, ऐसे कौन से एक्शंस को प्रमोट किया जाए जिससे कि पीस एस्टेब्लिश हो सके, शांति एस्टेब्लिश हो सके। The Ukraine side wanted continued involvement of India in the peace summit. Then the four agreements include humanitarian assistance by India for high capacity development projects, cooperation in agriculture and food industry, cultural cooperations, and an agreement on drug quality and regulation. Basically, यूक्रेन के साथ हमने 4 सेक्टर्स में मेजर एग्रीमेंट साइन किए, जिसमें से एक तो ड्रग है, दूसरा फूड है, तीसरा डेवलपमेंट के उस पे, और फोर्थ वन इज कल्चरल एक्टिविटीज में। इन चारों सेक्टर्स में हमने यूक्रेन के साथ एग्रीमेंट साइन किए। सो दिस वाज अबाउट दिस आर्टिकल that showed the summary about the visit of our prime minister in the Ukraine. हम अपने अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। सेबी बेंस Anil Ambani, 24 others from Capital Market imposes 624 crore fine. The SEBI prohibited them from buying and selling securities for 5 years for their alleged involvement in diversion of funds. Basically, जो सेबी है हमारे लिए यूपीएससी हैक के अकॉर्डिंग एक इंस्टीट्यूशन है। सेबी वो इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, ये सारे डेटा फैक्ट्स इम्पोर्टेंट नहीं है कि सेबी ने किसको बैन किया, कितने अमाउंट की पेनल्टी लगाई, ये सारा याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमारे लिए जरूरी हो जाती है अब एक इंस्टीट्यूशन जिसका नाम है सेबी। सेबी को हमने 1988 में फॉर्म किया था, लेकिन उसका एक्ट 1992 में बना। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992 में एक्ट आया जिससे सेबी का फॉर्मेशन हुआ, और इसलिए सेबी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब कि उसे हमने एक एक्ट से फॉर्म किया है। उस एक्ट से सेबी अपने पूरे पावर्स लेती है। उन पावर्स में से, उन फंक्शंस में से सेबी का मेन काम है कि इन्वेस्टर्स को और इंटरमीडियरीज को, जो भी एक शेयर मार्केट के स्टेक होल्डर्स है, उन सबके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना और कहीं ना कहीं वर्क करते रहना, ताकि जो
हमारा स्टॉक जो इंडिया का स्टॉक मार्केट है वो प्रॉपर फंक्शन कंटिन्यू करता रहे। सो इसी अपने फंक्शन को परफॉर्म करते हुए सेबी ने इन पर्सनालिटी को 5 इयर्स तक के लिए बैन किया है और उन पर कुछ फाइन भी इम्पोज किए हैं। जो हमारे लिए यूपीएससी हैक के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट था, सेबी हमने डिस्कस कर लिया कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1992 में इसका एक्ट आया, इसका फंक्शन है प्रमोशनल रोल, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, प्रोमोट करना। तो सिमिलरली इसने अपने फंक्शंस परफॉर्म किए हैं। देन नेक्स्ट, 27 killed, 16 injured as Indian bus plunges into Nepal river। हमारे लिए इस पूरे न्यूज से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है रिवर का नाम, जो कि इस आर्टिकल में डिस्कस हुआ है, क्योंकि हम सब जानते हैं यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक रहा है ड्रेनेज सिस्टम। हर साल 1 या 2 क्वेश्चन ड्रेनेज सिस्टम से आते ही हैं, और रिसेंट अगर हम बात करें तो मेन रिवर सिस्टम के बारे में क्वेश्चन ना करते हुए यूपीएससी ट्रिब्यूटरीज के बारे में क्वेश्चन करता है। हमारे जो भी न्यूज़पेपर में रिवर्स आ रही है उन सबकी आपके पास एक छोटी सी लिस्ट होनी चाहिए, जिसको आप एट द लास्ट मोमेंट रिवाइज करके जा पाओ, और एग्जाम में अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो अटेम्प्ट कर पाओ। At least 27 people were killed and 16 injured after an Indian tourist bus veered off the highway and fell 150 meters into the fast-flowing मर्सियांगडी रिवर। बेसिकली आपको याद रखना है कि मर्सियांगडी रिवर कहां से रिलेटेड है, दैट इज रिलेटेड टू द नेपाल। ये एक बहुत काफी दुखद स्ट्रैटेजी हुई है, काफी दुखद घटना घटी है कि हमारे जो इंडिया के टूरिस्ट थे वो नेपाल की तरफ जा रहे थे। बेसिकली ये बस यूपी से नेपाल की कैपिटल काठमांडू जा रही थी, और बीच में ही ये मर्सियांगडी रिवर में उसके साथ हादसा हो गया, और हमने कई सारे टूरिस्ट, कई सारे पीपल्स को खो दिया। हमारा अगला आर्टिकल क्या कह रहा है? Not taking sides, Narendra Modi visit to Ukraine was more a balancing act than a peace effort। बेसिकली ये पूरे आर्टिकल को नरेंद्र मोदी जी की विजिट को एनालाइज करना चाहता है, और कहीं ना कहीं ये जो एडिटोरियल है ये बता रहा है कि जो रीसेंट विजिट थी वो पीस एफर्ट्स के लिए एक्शन उठाना ये नहीं शो करिए, बल्कि ये चीज ये शो करिए कि कैसे जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है वो एक बैलेंसिंग अप्रोच निभा रहे हैं। बैलेंसिंग अप्रोच मतलब कैसे कि कुछ दिन पहले हमारे मोदी जी की विजिट रशिया में देखी गई थी। सिमिलरली हम सब जानते हैं रशिया और यूक्रेन के बीच में टसल चल रहा है, तो अगर हमारे पीएम यूक्रेन विजिट ना करते तो यही चीज शो करता कि इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं रशिया के ज्यादा फेवर में है। उस चीज को बैलेंस आउट करने के लिए हमारे पीएम ने विजिट की है यूक्रेन में। ये पूरा आर्टिकल आगे क्या कहता है समझते हैं। 6 weeks after his visit to Moscow, Prime Minister Narendra Modi's trip to Kyiv and meeting with Ukrainian President Volodymyr Zelensky on Friday was largely seen as an exercise in balancing India's position on the Russia-Ukraine war. Since Russia first invaded Ukraine in February 2022, India has maintained a uniquely distant position from the war, abstaining from all resolutions at the United Nations that dealt with the conflict and were critical of Russia। जितने भी जब से यूक्रेन और रशिया के बीच में टसल चल रहा है उसके बाद यूनाइटेड नेशन में जितने भी रिजोल्यूशन पास किए गए जिसमें कहीं ना कहीं इंडिया को अपना स्टैंड लेना चाहिए था, वहां इंडिया ने वोटिंग से ही अपने आप को दूर रखा है, एब्सटेन कर दिया वोटिंग करने से। ऐसे सिचुएशंस जहां पे रशिया के लिए कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन क्रिएट हो सकती थी या रशिया के लिए क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो सकती थी, जो चीजें रशिया के फेवर में नहीं थी, उस टाइम पे हमारी इंडिया का स्टैंड अब यही रहा है कि हम वोटिंग से ही एब्सटेंड कर दे रहे हैं। हमारे लिए दोनों कंट्रीज इक्वल है, हम दोनों कंट्रीज से एक इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करके चलेंगे।
India also ignored Western sanctions, particularly on payments for all oil imports and defense hardware from Russia, and did not accept Mr. Zelensky's request to include Ukraine in the G20 summit last year. Basically, पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड ने या जितनी भी मेजर इकोनॉमीज है वर्ल्ड है, सबने रशिया के ऊपर कई सारे इम्पोजिशन लगाए, वहां से जो भी चीजें इंपोर्ट हो रही थी उन पर बैन लगाया, रशियन ऑयल को सफर करना पड़ा, और भी कई सारी इंडस्ट्रीज रशिया की कहीं ना कहीं अपने यूक्रेन के ऊपर एक्शन उठाने के चक्कर में स्लो डाउन फेस कर रही थी। बट इंडिया ने कोई भी कमी नहीं की। इंडिया ने प्रॉपर, जैसे कि वो ऑयल मंगाता था, जैसे कि ऑयल इंपोर्ट होता था रशिया से, वैसे वहां से ऑयल इंपोर्ट होता रहा। डिफेंस सेक्टर में भी रशिया के साथ हमने टाइज अपने कंटिन्यू रखे, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जब यूक्रेन ने अपनी डिमांड रखी कि इंडिया यूक्रेन को फेवर करे G20 समिट में, या G20 का जो ग्रुप ऑफ मेंबर कंट्रीज है उसमें यूक्रेन को अलाउ किया जाए कि वो भी उसका पार्ट बन पाए, तो इंडिया ने उस टाइम पे एक स्टैंड लिया कि इंडिया ने उसका फेवर ही नहीं किया। देन द टू साइड साइंड एग्रीमेंट ऑन कोऑपरेशन इन एग्रीकल्चर, culture, medical products and assistance for community development projects. We have already discussed this कि इंडिया और रशिया ने किस तरह से इन चार सेक्टर्स में, इंडिया और यूक्रेन ने किस तरह से इन चार सेक्टर्स में एग्रीमेंट्स साइन किए हैं। As the leader of the global south, India has a stake in ensuring that the impact of the war on Europe and sanctions do not continue to imperil the developing and underdeveloped nations. However, New Delhi has thus far not shown an interest in more than passing messages when required. फिर से बात की जा रही है कि जैसे कि हमने अभी थर्ड ग्लोबल साउथ की वॉइस को लेकर के एक अपना वो भी कंडक्ट किया था, वर्चुअल मीट भी कंडक्ट की थी, जिसमें हम बात कर रहे थे कि इंडिया जो अंडर डेवलप्ड नेशन है या जो डेवलपिंग कंट्रीज है उन सब की वॉइस बनेगा, इंडिया सबके बेटरमेंट वेलफेयर के लिए वर्क करेगा। सिमिलरली इंडिया का फर्ज बनता है कि अगर इस वॉर लाइक सिचुएशन से डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इंडिया उस वक्त पे स्टैंड ले और कैसे भी करके उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करे। लेकिन इंडिया ने सिर्फ मैसेज सेंड करने के अलावा कुछ नहीं किया है। टाइम टाइम पे जब जब सिचुएशंस खराब हुई है तो इंडिया ने एक बैलेंस्ड मैसेज दोनों कंट्रीज को भेजने की कोशिश की है। सो दिस वॉज अबाउट दिस आर्टिकल। बेसिकली हमने इस आर्टिकल में पूरे जो स्टैंड इंडिया ने अब तक के लिए हैं उनको डिस्कस किया, और हमें यही इस पूरे आर्टिकल से, इस पूरे एडिटोरियल से यही समझ में आ रहा कि इंडिया को जिस तरह से अपना स्टैंड दिखाना चाहिए उस तरह से इंडिया अपना स्टैंड नहीं दिखा रहा है, बल्कि एक बैलेंसिंग अप्रोच की तरह काम कर रहा है। आज का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल, द रोड टू 2047 फॉर इंडियन एग्रीकल्चर। ये पूरा एडिटोरियल इंडियन एग्रीकल्चर को लेकर डिस्कस किया गया है कि क्या प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस इंडिया का जो एग्रीकल्चर सिस्टम है उसमें आ सकते हैं और उसके लिए हमारे पास क्या क्या सॉल्यूशंस अवेलेबल है। डिस्कस करते हैं। India's centennial year of independence is still away in 2047, but the goal of becoming a developed nation looms large. Achieving this requires a significant increase in per capita gross national income to about 6 times the current level. This necessitates a comprehensive development approach, especially in agriculture. बेसिकली बात की जा रही है 2047 की। हम सब जानते हैं अभी हमें जो आज़ादी मिली थी वो 1947 में मिली थी, तो 2047 में इस चीज़ को जाकर 100 साल कंप्लीट हो जाएंगे। हम अभी उससे दूर हैं, लेकिन हमारे जो गोल्स हैं वो हम सेट करना शुरू कर दे रहे हैं। सिमिलरली हमारे कुछ टारगेट्स हैं, उन सब टारगेट्स को फुलफिल करने के लिए हमें अपनी ग्रॉस पर कैपिटा इनकम जो है उसे भी बढ़ाने की जरूरत है, और उस चीज़ को बढ़ाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि हम अपने एग्रीकल्चर में काम करें। Transforming Indian agriculture depends on adopting sustainable practices that ensure long-term productivity and environmental health. Precision farming, genetically modified crops, and advanced irrigation techniques such as drip and sprinkler system are leading this transformation. अगर एग्रीकल्चर में ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें कि हमने कैसे कैसे ट्रांसफॉर्म या एग्रीकल्चर को और ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश की है, तो उसमें यही है
कि हमने ऐसी ऐसी पॉलिसीज को प्रमोट किया है जो कि लॉन्ग टर्म में हेल्प करे हमारी, मतलब कंटिन्यू हमारा ग्रो उससे बना रहे, और दूसरी चीज हमारी जो इन्वायरमेंट है उस पे भी एडवर्स इफेक्ट ना हो। हमने स्टार्ट किया यूज करना जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का। देन इरिगेशन में हमने एडवांस टेक्नोलॉजीज यूज करना शुरू की है। उसमें से एक एग्जाम्पल दिया गया है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का। इस सिंचाई योजना के अंतर्गत हमने माइक्रो इरिगेशन को प्रमोट किया है, ड्रिप इरिगेशन को प्रमोट किया है कि जो हर एक ड्रॉप है वाटर का वो यूजफुल होना चाहिए जो हमारा यील्ड है उसे बढ़ाने के लिए। और सिमिलरली इस योजना ने अपने अच्छे रिजल्ट्स भी दिखाए हैं। India's agricultural sector faces challenges including climate change, land degradation, and market access issues. The Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, introduced in 2016, provides financial assistance from crop losses with 49.5 crore farmers enrolled and claims totaling this much. बेसिकली दूसरी स्कीम की डिस्कशन किया गया, दैट इज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस योजना के अंतर्गत जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी मतलब अगर किसान की फसल खराब हो जा रही है, उसको वो मार्केट तक नहीं पहुंच पा रही है और जिस वजह से किसान की जो इनपुट कॉस्ट है वो भी वेस्ट हो जा रही है, उस टाइम पे किसान की फसल को बीमा प्रोवाइड करने की, लाइसेंस इंश्योरेंस प्रोवाइड करने की काम ये स्कीम करती है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये जो स्कीम है इसे 2016 में स्टार्ट किया गया था। इन केस ऑफ एनी क्रॉप लॉस, दिस स्कीम प्रोवाइड्स insurance to the farmers that they can claim for their crop losses and earn their at least input cost. The Electronic National Agriculture Market, that is known as ENAM, launched in 2016, integrates existing markets through the electronic platform. We all know हमारी टेक्नोलॉजीज कितने हद तक बढ़ रही हैं और इस पूरे ग्लोबली इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में बढ़ने के लिए हमें जरूरत है कि हमारा जो सिस्टम है वो भी पूरा विथ नेट इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म कनेक्टेड हो। हमारी मंडीज को, जो एग्रीकल्चर के मार्केट्स है, उन सबको कनेक्ट करने के लिए हमने 2016 में एक स्कीम चलाई जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, दैट इज नोन एज ENAM। अब बात करते हैं, ये सारे तो हमने अच्छी अच्छी बातें कर ली कि अभी तक गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए, क्या बेहतर काम किए हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में और उन्हें किस तरह से वो स्कीम्स किस तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल रही हैं। आगे डिस्कस करते हैं। Despite agriculture engaging nearly 46% of the workforce, agriculture's contribution to GDP is about 18%, highlighting a stark imbalance. If current growth trends continue, this disparity will worsen. While overall GDP has grown at 6.1% annually, but agriculture GDP lags at 3.3%. बेसिकली इसमें बात की जा रही है जो हमारी वर्कफोर्स का 46% पीपल्स है, मतलब इंडिया की जनसंख्या जो कि वर्कफोर्स बनाती है, उसमें से 46% जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में जुड़े हुए, एग्रीकल्चर वर्क्स कर रहे हैं और इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बट 46% लोग जुड़े होने से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट 40-45% तो ये सेक्टर अपना कंट्रीब्यूशन देता होगा जीडीपी में। लेकिन जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर का सिर्फ कंट्रीब्यूशन जो देखा गया वो 18% देखा गया, जो कि बहुत कम है। इसलिए जरूरत है कि हम ऐसे वर्क, ये एक तरह का एक इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है कि इतनी पॉपुलेशन इसमें इन्वॉल्व है लेकिन कंट्रीब्यूशन सिर्फ इतना आ रहा है, तो इस इम्बैलेंस को हटाने की जरूरत है। सिमिलरली अगर ग्रोथ की बात करें तो जहां इंडिया की ओवरऑल ग्रोथ 6.1% देखी गई है, वहीं एग्रीकल्चर सेक्टर में सिर्फ 3.3% की ही ग्रोथ देखी गई है। ये दोनों जो डेटाज है वो ये दिखाते हैं कि किस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर में अभी भी इम्बैलेंस एग्जिस्ट करता है। By 2047, agriculture share in GDP might shrink to 7 to 8%, yet it could still employ over 30% of the workforce.
if significant structural changes are not implemented. This indicates that merely maintaining the current growth trajectory will not suffice. बात की जा रही है कि अगर 2047 की बात करें तो उस टाइम तक अप्रोक्स 30% जो वर्क फोर्स है वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व तो रहेगी, लेकिन जो एग्रीकल्चर का शेयर है जीडीपी में वो कम होके 7 से 8% तक ही बच जाएगा अगर हमने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं इंट्रोड्यूस किए तो। Further, according to the United Nations projections, India's population is expected to reach 1.5 billion by 2030 and 1.59 billion by 2040. Following the agriculture challenges, meeting the food requirements of this much population will be imperative. With an estimated expenditure elasticity of food at 0.45, the demand for food is expected to grow by approximately 2.85% annually. अगर बात करें यूनाइटेड नेशंस ने अपने स्टेटमेंट दिया, उनका कहना यह है कि जो इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ है वो तो बहुत अच्छे लेवल से हो रही है। अगर पॉपुलेशन ग्रो इसी फेज से होती रही तो क्वेश्चन मार्क उठ जाएगा फूड सिक्योरिटी पे। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को जरूरत है कि उनके लिए फूड भी हो, उनकी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए कहीं ना कहीं फूड की अवेलेबिलिटी भी पक्की होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से फूड पॉपुलेशन बढ़ रही है उस तरह से एग्रीकल्चरल का फूड का जो बेस है बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ रहा है, और तो और फूड की जो डिमांड है वो भी बढ़ जाएगी, लेकिन उस चीज को फुलफिल करने में हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। India's real per capita income increased by 41% from 2011 to 2021 and is projected to accelerate further. However, the expenditure elasticity post 2023 is anticipated to be lower, correlating a 5% rise in per capita expenditure to a 2% growth in demand. To address these challenges, rationalizing food and fertilizer subsidies and redirecting savings towards agriculture, research and development, innovation and extension services are crucial. इस पूरे इशू को फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए और फूड यील्ड बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चर यील्ड बढ़ाने के लिए, जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं हमें जरूरत है जो हम फूड और फर्टिलाइजर्स में सब्सिडीज प्रोवाइड करते हैं उसे हम रैशनलाइज करें, और जो लोगों की सेविंग्स है उन्हें हम एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ डाइवर्ट करें, और एग्रीकल्चर सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाएं ताकि क्रॉप की जो यील्ड है, जो एग्रीकल्चर की यील्ड है वो बढ़ सके, फूड सिक्योरिटी इंश्योर हो सके और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बढ़ सके। Several initiatives have been rolled out to bolster farmer prosperity and sustainable agricultural growth. The Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, launched in 2019, disburses 6,000 annually to farmers in 3 installments. This scheme has already benefited over 11.8 crore farmers, offering much needed financial support. पहली बात की जा रही है पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की। इस निधि के थ्रू फार्मर्स को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाता है, डायरेक्ट उन्हें मॉनेटरी हेल्प प्रोवाइड की जाती है। पूरे साल में 6,000 रुपए उनके बैंक अकाउंट्स में 3 इंस्टॉलमेंट में, मतलब 2-2 के इंस्टॉलमेंट में भेजे जाते हैं, जो कि फार्मर अगर कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम को कवर अप करने के लिए, उस फाइनेंशियली वीकेंड पोजीशन को ऊपर उठाने के लिए हमने पीएम किसान निधि स्टार्ट की है। Then another critical initiative, the soil health card scheme, aims to optimize soil nutrient use, thereby enhancing agricultural productivity. Over 23 crore soil health cards have been distributed, providing farmers with crucial insights into soil health and nutrient management. सेकेंड जो प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करने के लिए, दैट इज सॉइल हेल्थ कार्ड।
सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के अंतर्गत हम फार्मर्स की सॉइल को सर्वे करते हैं, उसमें किस न्यूट्रिएंट की कितनी अमाउंट में जरूरत है उसे बताते हैं और एक प्रॉपर उसकी सॉइल की हेल्थ का कार्ड इशू करते हैं ताकि वो अपनी सॉइल में जरूरत के अनुसार और रिक्वायर्ड फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और जो भी न्यूट्रिएंट उसे उस सॉइल की जरूरत है उस हिसाब से वो सॉइल में यूज करें। सिमिलरली वन मोर इनिशिएटिव जो ये है कि हमने 2023 में 23 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित कर दिया, जिसके वजह से न सिर्फ इंडियन मार्केट में बल्कि ग्लोबली भी जो हमारे मिलेट्स हैं, जो हमारे मोटे अनाज है, उनकी डिमांड कहीं ना कहीं बढ़ी है। लोगों के बीच में मिलेट्स को यूज करने की जो अवेयरनेस है, जो उसके बेनिफिट्स हैं, वो सब बढ़े हैं और इंडिया सिर्फ जो मेन ट्रेडिशनल क्रॉप्स हुआ करती थी, राइस, व्हीट, इन सब से शिफ्ट होकर कोर्स ग्रेन्स की तरफ भी अपना ध्यान बढ़ा रही है। द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड विद अ 1 lakh crore financing facility supports the development and modernization of post-harvest management infrastructure. Basically, हार्वेस्टिंग के बाद का जो इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है कि किस तरह से क्रॉप को स्टोरेज किया जाएगा, लॉन्ग टर्म तक सेव किया जाए, फिर ड्यूरिंग द क्राइसिस उसे यूज किया जाए या जब उस क्रॉप की सीजन ना हो तो उसका यूज किया जाए। पोस्ट हार्वेस्ट जितने भी मैनेजमेंट से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर रहते हैं उसके लिए हमने एक फंड बनाया है जिसका नाम है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। मोर ओवर the survey of villages and mapping with improvised technology in village areas, that is known as Swamitwa initiative, aims to ensure transparent property ownership in rural areas. We all know रूरल एरियाज में बहुत ही ज्यादा लैंड डिस्प्यूट देखने को मिलता है, फ्रेगमेंटेड लैंड पार्ट्स जो कि डिस्प्यूटेड है, जो कि किसी भी काम में नहीं आ पा रही है, उन सबको सॉर्ट आउट करने के लिए, क्लियरेंस के लिए हमने स्वामित्वा योजना भी चलाई, जिसका काम ये था कि जो प्रॉपर्टी ओनरशिप है उसको ट्रांसपेरेंट किया जाए रूरल एरियाज में ताकि डिस्प्यूट्स सॉल्व हो सके। However, to meet this demand sustainably, significant investment in agriculture, research, infrastructure and policy support are required. Basically, जो आज की डिमांड है, जिस वे से हमारी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उन सबको ठीक करने के लिए, उन सबको बैलेंसली काम करने के लिए जरूरत है कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसीज इस तरह से फॉर्मलाइज हो ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रो सस्टेनेबल हो सके। The budget for 2024-25 with an allocation of 20 lakh crore for targeted agriculture credit and the launch of the Agriculture Accelerator Fund highlights the government's proactive approach to fostering agricultural innovation and growth. By embracing the sustainable practices, leveraging technological innovations and implementing strategic initiatives, India can enhance farmers' income, meet the food demands of its growing population and achieve inclusive sustainable development. So basically this was the article that was related to agriculture sector of India कि हमने अब तक एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या अच्छा किया है, कौन से इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं और उन सब के क्या क्या बेनिफिट्स हुए। अगेन हमने इस सेक्टर में चैलेंजेस की भी बात की कि हमें कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने को मिल रहे हैं। लेट्स गेट मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। हमारा अगला जो न्यूज है वो क्या कहती है, इफ इंडिया चेंजेस स्टैंड पुतिन विल एंड वॉर सेज जेलेंस्की। जैसे कि हमने आज दिन की शुरुआत ही यूक्रेन और इंडिया के विजिट को डिस्कस करते हुए किया, उसी के रिस्पेक्ट में ये न्यूज है। जो प्राइम मिनिस्टर जेलेंस्की हैं, यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर, उनका मानना ये है कि अगर इंडिया अपने स्टैंड को क्लियर करता है तो जो पुतिन है उनका जो थॉट है वॉर को कंटिन्यू रखने का, वो कहीं ना कहीं एंड हो जाएगा, मतलब वॉर अपना एंड हो जाएगा। ऐसा वो क्यों कहते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। Describing India as a big country with a big influence on the Russian economy, Ukrainian President
Vladimir Zelensky on Friday said if Indians change their attitude towards Russia, the war will end because Russian President Vladimir Putin will end it. He was talking of India's record-breaking deals for oil from Russia. उनका मानना ये है कि जो इंडिया की मार्केट है, जो इंडिया की इकोनॉमी है, वो कहीं ना कहीं रशिया से बहुत ज्यादा इंपोर्ट करती है और इतना रिकॉर्ड ब्रेकिंग इंपोर्ट के बाद जो रशिया के पास पैसे आते हैं, जो बिलियंस और मिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडिया उनको सेंड करती है, उन्हीं पैसे का यूज करके कहीं ना कहीं व्लादिमीर पुतिन जो है वो अपने वॉर को फाइनेंस कर रहे हैं, वो यूक्रेन पर अटैक्स कर रहे हैं। तो अगर इंडिया उनसे ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर देगी तो सिचुएशन थोड़ा सा पीस लाइक सिचुएशन में कन्वर्ट होने की चांसेस ज्यादा है। Because today many possibilities of Russian exports are closed, your country is open, he said. If you stop import of oil, Mr. Putin will have huge challenges. He said that Mr. Putin has a war economy and billions coming from India or China helped him. We should stop giving money in strengthening Russian arms. उनका मानना ये जो हमने अभी डिस्कस किया कि जो इंडिया से पैसा आ रहा है, ये जो ऑयल इंपोर्ट करके चाइना और इंडिया से पैसा आ रहा है, कहीं ना कहीं उस पैसे को जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, उनका मानना ये है कि उस पैसे को रशिया अपने आर्म्स को फाइनेंस करने में यूज कर रहा है, जिसके वजह से वॉर के टेंशंस और भी ज्यादा बढ़ रहे हैं। लेकिन इस सब ऐसे स्टेटमेंट के बाद हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर, उनका मानना ये है कि अभी का अगर देखा जाए सिचुएशन, तो अभी ऑलरेडी मार्केट में ऑयल को लेकर कई सारे चैलेंजेस हैं, कई सारी कंट्रीज है जहां से हमें ऑयल इंपोर्ट होना बंद हो गया है, जहां से हमें बहुत अच्छे अमाउंट में ऑयल जहां से हम इंपोर्ट करते थे वहां से ऑयल इंपोर्ट होना बंद हो गया है। और ऐसी सिचुएशन में अगर हम अपना एक और सोर्स बंद करेंगे तो ऑयल इन्फ्लेशन, ऑयल के प्राइसेस में राइज देखने को मिल सकता है। तो अभी वक्त है कि हम अपनी ऑयल की जो पॉलिसी है, जहां से जैसा अमाउंट ऑफ ऑयल इंपोर्ट होता है उसको कंटिन्यू करें और एक स्टेबल मार्केट की तरफ बढ़े। Stating that there needs to be a win-win situation because the two countries, Ukrainian president said there are opportunities for collaboration, including co-development and co-production in high-tech sectors such as defense. उनका मानना ये है कि अगर आप बंद कर देंगे अपने ऑयल इंपोर्ट्स को तो ये दोनों कंट्री के लिए विन विन सिचुएशन हो जाएगी, हम और भी कई सारे सेक्टर्स में एग्रीमेंट साइन करेंगे। बट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि हम क्यों ऐसा नहीं कर सकते। सो दिस वाज अबाउट दिस आर्टिकल। अब अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। Not all insults can be ruled as offense under SC/ST law. The Supreme Court held a judgment on Friday that not all insults and intimidatory comments aimed at a scheduled caste or scheduled tribe person would be an offense under the SC and ST Prevention of Atrocities Act 1989. Justice Pardiwala said the aggressor who is not a scheduled caste or a scheduled tribe person cannot be booked under the 1989 Act merely because the victim of his insults or intimidatory act happened to be an SC/ST. On the other hand, the act would come into play if the insult had been intentionally thrown at the victim only on account that the latter was an SC/ST member. बेसिकली ये पूरा आर्टिकल ये कह रहा है कि अभी रिसेंटली एक केस सामने आया जिसके अंतर्गत जो पर्सन थे वो SC/ST कम्युनिटी को बिलोंग करते थे और जो एग्रेसर है जिनके ऊपर ये सारे आरोप लगाए गए कि भाई इस पर्सन ने SC/ST की इंसल्ट की है, तो जो एग्रेसर है वो जनरल क्लास को बिलोंग करता है, लेकिन जो विक्टिम है वो SC/ST को बिलोंग करता है। तो सिर्फ आप इस छोटे से चीजों से आप SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट 1989 नहीं अप्लाई कर सकते जब तक कि ये क्लियर नहीं हो जाता है कि जो एग्रेसर है उसने इंटेंशनली सामने वाले पर्सन की, मतलब SC/ST वाले पर्सन की इंसल्ट की है, तब तक आप SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट नहीं अप्लाई करेंगे।
ये हमारे यूपीएससी के लिए ज्यादा यूजफुल नहीं है, सिर्फ हमारे लिए ये एक्ट इंपॉर्टेंट है कि 1989 में ये एक्ट आया था जो कि SC/ST के प्रोटेक्शन को, सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए कई सारे प्रोविजंस इसमें लिखे हुए हैं that works for the welfare of the SC/ST community. Let's get moved to the next article. Implement school safety guidelines. Center tells state. The guidelines issued by Education Ministry in 2021 in line with POCSO Act talks of stakeholders accountability, legal provisions, counseling. In view of protest over the alleged sexual assault on two 4-year-old girls at a school in Badalpur near Mumbai last week, the Union Education Ministry has directed all states and union territories to implement its guidelines to ensure safety and security of children in school. बादलपुर में एक इंसिडेंट देखने को मिला, बहुत ही दुखद खबर। एक छोटी बच्ची के साथ सेक्सुअली असॉल्ट उसे झेलना पड़ा, जिस वजह से लोगों ने एजिटेशन किए, प्रोटेस्ट किए। सो उसी रिस्पेक्ट में गाइडलाइंस जारी हुई कि जो स्कूल है, जो स्कूल्स हैं जहाँ पे बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, जिस भी स्टेट, जिस भी टेरिटरी में है, उन सारे स्टेट्स और टेरिटरीज के पास उन सारे स्टेट्स और टेरिटरीज को गाइडलाइन इशू करनी चाहिए ताकि स्कूल्स में बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर हो पाए। द मिनिस्ट्री इज ऑल्सो आस्क्ड देन टू इन्फॉर्म द स्टेटस ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ द गाइडलाइंस दैट इट हैड इशूड इन 2021 in accordance with the Protection of Children Against Sexual Offence POCSO Act। जो मिनिस्ट्री है उसने स्टेट से पूछा भी है कि जो 2021 में पॉक्सो एक्ट आया था उसके रिगार्डिंग आपने कौन कौन सी गाइडलाइंस बनाई है उसे शो करिए। द मिनिस्ट्री इज फर्दर स्टेटेड दैट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज गाइडलाइंस इज इम्पोर्टेंट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी फॉर कीपिंग चिल्ड्रन सेफ एंड सिक्योर इन स्कूल्स एंड व्हेन दे यूज स्कूल ट्रांसपोर्ट टू कम्यूट टू एंड फ्रॉम स्कूल्स। सिमिलरली बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, चाहे वो स्कूल के अंतर का कैंपस हो, चाहे वो स्कूल आने और जाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स यूज होते हैं उसके अंतर्गत की सेफ्टी सिक्योरिटी हो, सबको इंश्योर करते हुए ऐसी गाइडलाइंस पे हमें वर्क करना है। These guidelines are crucial to accessibility, inclusiveness, and positive learning outcomes. A key purpose is to emphasize the zero tolerance policy against any negligence on the part of any individual management. The ministry said. Basically ये पूरा आर्टिकल जो है वो एक जनरल अवेयरनेस के लिए मैंने डिस्कस किया कि आखिर ओवरऑल चल क्या रहा है। अब इम्पोर्टेंटली यूपीएससी हैक के अकॉर्डिंग देखा जाए कि यूपीएससी इस टाइप के एडिटोरियल से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकती है, तो वो है हमारे लिए पॉक्सो एक्ट। सो डिस्कस करते हैं पॉक्सो एक्ट के लिए। It is the first comprehensive law in the country dealing specifically with sexual abuse of children, enacted in 2012 and is administered by the Ministry of Women and Child Development। 2012 में पॉक्सो एक्ट लाया गया था जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। सेक्सुअल अब्यूज जो चिल्ड्रन का होता है उसके लिए उसके साथ स्पेशली डील करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। It was intended to protect children from sexual assault, sexual harassment, and pornographic violations, as well as to establish a special code for such trials. In 2019, the Act was amended to strengthen the penalties of specified offences in order to deter abusers and promote a dignified upbringing. इसके की प्रोविजंस की बात करें तो ये जेंडर न्यूट्रल लेजिस्लेशन है, मतलब कि इसके अंतर्गत चाइल्ड की डेफिनेशन सिर्फ गर्ल्स को लेकर के नहीं कंसर्न है। ऐसा कोई भी बच्चा जो 18 साल से छोटा का हो, बी इट अ गर्ल, बी इट अ बॉय, बी इट बिलोंग टू एनी कम्युनिटी ऑफ LGBTQ, कोई भी पर्सन जो रहता है वो चिल्ड्रन कंसीडर किया जाएगा और उसके खिलाफ अगर उसके साथ कोई भी एट्रोसिटी, सेक्सुअल हैरेसमेंट या अब्यूज किसी भी तरह की एक्टिविटी हो रही है तो इस एक्ट के थ्रू उस पूरे केस को हैंडल किया जा सकता है।
Non-reporting is a crime. Any person in charge of an institution who fails to report the commission of a sexual offense involving a subordinate faces punishment. नो टाइम लिमिट फॉर रिपोर्टिंग एब्यूज. बेसिकली कई सारे कमीशन या कई सारे केसेस में हमने देखा है कि जो केस 1 साल के अंतर्गत हुआ है सिर्फ हम उसे ही रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन पॉक्सो एक्ट में कोई भी टाइम लिमिट नहीं है. चाहे कितना भी पुराना केस हो, चाहे कल का ही केस क्यों ना हो, हम उसे पॉक्सो के एम्बिट में ला सकते हैं. कीपिंग विक्टिम्स आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल, मतलब कि जो विक्टिम है जिसके साथ ये घटना हुई है उसकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्टेड रखना भी इस एक्ट का प्रोविजन है. सो दिस वाज अबाउट द पॉक्सो. अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं. एमजी नरेगा plight shows PM's betrayal of रूरल इंडिया खरगे. ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट आया है कि जो एमजी नरेगा है वो एमजी नरेगा की बेसिकली जो प्रॉब्लम्स, जो ड्रॉबैक्स हैं उनको सामने लाकर रखा गया है. बात करते हैं. द एमजी नरेगा वॉज इनेक्टेड बाय द यूपी गवर्नमेंट ऑन August 23, 2005. द स्कीम he said is facing multiple problems such as low wages, abysmal number of working days and deletion of job cards, लो बजटरी एलोकेशंस. इस तरह के कई सारे कमेंट्स किए गए हैं जो कि एमजी नरेगा के अंतर्गत देखे गए. सो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, एमजी नरेगा स्कीम. एमजी नरेगा का फुल फॉर्म क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसे 2005 में इंट्रोड्यूस किया गया था. ये एक वर्क गारंटी प्रोग्राम है. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है राइट टू वर्क. उसी को प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन के लिए हमने एमजी नरेगा एक्ट पास किया और एक वर्क गारंटी का प्रोग्राम लॉन्च किया. इसके अंतर्गत हम 100 डेज का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं. जो रूरल हाउस होल्ड का कोई भी एडल्ट पर्सन है जो कि डिमांड कर रहा है वर्क की, जो कि कमाना चाहता है, उसे 100 डेज का, पूरे साल में 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोवाइड किया जाता है. जो ये पूरा एक्ट है, जो एमजी नरेगा स्कीम है, वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है, लेकिन प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए और बेहतर तरीके से काम करने के लिए इसने मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के साथ भी अपना टाई अप कर रखा है. इसके अंदर एक बहुत अच्छा प्रोविजन है, वो ये है कि अगर सपोज किसी ने डिमांड की वर्क की, रूरल हाउस होल्ड से एडल्ट पर्सन ने डिमांड की कि मुझे काम चाहिए, और अगर उस पर्सन को 15 दिन के अंतर्गत काम नहीं दिया गया तो उसे एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस दिया जाएगा. मतलब कि उसे काम न देने के चलते उसे भत्ता देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, कि अगर वो काम करता तो उसे पैसे मिलते, हमने काम नहीं दिया तो अब हमें जरूरत है कि हम उसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मतलब कि भत्ता देंगे. सो बेसिकली हमने यूपीएससी हैक को ध्यान में रखते हुए इस आर्टिकल से एमजी नरेगा से रिलेटेड सारे प्रोविजंस, और सबसे बड़ी बात, जो एमजी नरेगा है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिमांड ड्रिवन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है. मतलब कि जो भी पर्सन डिमांड करता है उसे एम्प्लॉयमेंट देने की बात की जाती है. एक बात जो याद रखने लायक है वो ये है कि एमजी नरेगा में अनस्किल्ड वर्क्स पर वर्क किया जाता है. मतलब कि जरूरी नहीं है कि आप सपोज आपने कोई डिग्री कर रखी है इंजीनियरिंग की और फिर आप जाके गवर्नमेंट के सामने डिमांड करो कि मुझे भाई एक हाईली प्रोफेशनल वर्क चाहिए जो इंजीनियर्स करते हैं. ऐसा नहीं है, एमजी नरेगा अनस्किल्ड वर्क पर काम करता है. सो दिस वाज अबाउट दिस आर्टिकल. इस आर्टिकल में एमजी नरेगा से रिलेटेड कुछ ड्रॉबैक्स की बात की जा रही है कि जो भी काम करते हैं उनकी वेजेस लो है और वर्किंग डेज का नंबर लो है. कई बार जो जॉब कार्ड्स है उनको डिलीट कर दिया जाता है. सो दिस वाज अबाउट दिस आर्टिकल. लेट्स गेट मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल. स्पेस sector contributed 20,000 crore to India's GDP over the last decade. India's space sector had directly contributed about 24 billion to India's GDP over the last decade. It has directly supported 96,000 jobs in the public and private sector
For every dollar produced by the space sector, there was a multiplier effect of $2.54 to the Indian economy, and Indian Space Force was 2.5 times more productive than the country's broader industrial workforce. हम सब जानते हैं कि कल हमने स्पेस डे मनाया, मतलब 23 अगस्त को हमने स्पेस डे मनाना स्टार्ट किया है। ये हमारा पहला स्पेस डे था। इसी दिन हमारे चंद्रयान ने अपनी लैंडिंग की थी, इसलिए इस डे को डिसाइड किया गया कि अब हम स्पेस डे की तरह सेलिब्रेट करेंगे। इस डे के सेलिब्रेट को करते समय ये ऑब्जर्व किया गया कि जो डेटा है वो ये बता रहा है कि जितना कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलता है, उतना हमें स्पेस सेक्टर में देखने को मिला है। मतलब कि इंडिया जितना भी स्पेस सेक्टर में इन्वेस्ट करता है, कहीं ना कहीं वो मल्टीप्लाई होकर और भी ज्यादा प्रोडक्टिविटी देता है। स्पेस सेक्टर ने बहुत सारी जॉब्स जनरेट की है, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया है, और हर एक जो रुपी इन्वेस्ट हुआ है, उसपे जो डॉलर इन्वेस्ट हुआ है, उसको कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई होकर ही बाहर आया है। सो दिस वॉज अबाउट दिस आर्टिकल कि कहीं ना कहीं जो स्पेस सेक्टर है उसने इंडिया के जीडीपी में बहुत बेहतर तरीके से कंट्रीब्यूशन दिया है, भले ही उसमें जितना इन्वेस्ट किया गया हो वो मल्टीप्लाई होकर ही जीडीपी में कंट्रीब्यूट मिला है उसका। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट आर्टिकल, नो इमीडिएट नीड टू कोलैबोरेट विथ चाइना ऑन स्पेस, इसरो। बेसिकली इस आर्टिकल में ये डिस्कस किया गया है कि नियर फ्यूचर हम कोशिश करें चंद्रयान 3 स्पेस में भेजने की, तो उस चीज को डिस्कस करते हुए हमने ये स्टेटमेंट दिया कि जब तक हमें जरूरत नहीं होगी हम चाइना से कोई हेल्प नहीं करेंगे। तो बेसिकली ये मिशन क्या है, दैट इज चंद्रयान 4 मिशन। चंद्रयान 4 मिशन हमने एक्सपेक्ट किया, अभी तक उसकी कोई डेट फिक्स नहीं की है, बट हमने एक एस्टिमेट बनाया कि हम 2030 तक अपना चंद्रयान 4 मिशन भेजेंगे। और ये मिशन क्या काम करेगा, द मिशन विल इन्वॉल्व सेंडिंग अ प्रोब टू द मून टू स्कोप ल्यूनर सॉइल सैंपल्स एंड ब्रिंग सम बैक टू अर्थ। A successful mission of this sort will prove ISRO's technological capability to remotely launch a rocket from another celestial body। देखो, चाइना ने अभी तक ऐसा कर लिया है। चाइना का जो मिशन है जिसका नाम है चैंग 6, वो लूनर सरफेस पर गया, वहां से सॉइल और रॉक्स कलेक्ट किया और वापस अर्थ में आ गया। सिमिलरली इसरो ने भी अपना मिशन तय कर रखा है कि चंद्रयान 4 मिशन के अंतर्गत हम अपना रॉकेट्स, अपने प्रॉप को मून में भेजेंगे और वहां से सोलर सॉइल को कलेक्ट करके वापस आएंगे। इससे क्या होगा कि जो इसरो की जो टेक्नोलॉजी है, जितना वर्ल्ड में उसका नाम है, वो और भी ज्यादा इंप्रूव होगा कि किस तरह से इसरो ने न सिर्फ अर्थ से बल्कि दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज दैट इज मून, वहां से भी एक रॉकेट लॉन्च करवाया रिमोटेडली और उसे अर्थ में लैंड करवाया। ये एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट माना जाएगा। सपोज हमारे पास कई ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिले कि हम अपने चंद्रयान 4 मिशन में प्रॉब्लम्स देख रहे हैं या हमें कहीं ना कहीं डाउट्स है, तो उस केस में हम चाइना की हेल्प लेंगे। बाकी ऐसे हमने चाइना के साथ कोई कोलैबोरेशन या उसके साथ कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया अपने चंद्रयान 4 को लॉन्च करने के लिए। हमारा अगला आर्टिकल, जीएसटी इन्फोर्समेंट गेट टफ ओनली एज लास्ट रिसोर्ट सेज फाइनेंस मिनिस्टर। रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर ने मीटिंग कंडक्ट की, उसके अंतर्गत उनका मानना ये है कि जो जीएसटी ऑफिशियल्स हैं, जो जीएसटी के अंतर्गत काम करने वाले लोग हैं, उन्हें इनिशियल स्टेज में ही टफ या स्ट्रिंजेंट एक्शंस लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कि गवर्नमेंट ने बिजनेसमैन के साथ एग्रीमेंट किया था या उनको एश्योरेंस दिया था कि वो जब जीएसटी की तरफ शिफ्ट होंगे तो उन्हें बहुत फ्रेंडली एनवायरनमेंट, बहुत ही फ्रेंडली चीजें प्रोवाइड की जाएंगी ताकि उनके लिए ये जो ट्रांजिशन है वो इतना ज्यादा टफ ना साबित हो। तो उसी पे उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि इनिशियली तो ऑफिसर्स को एक अपना फ्रेंडली, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ वर्क करना है। जो स्ट्रिंजेंट एक्शंस है या फिर टफ है या फिर जो टफ बिहेवियर है लोगों का, ऑफिशियल्स का, वो एकदम लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए।
नॉट एन इम्पोर्टेंट आर्टिकल। हमारा अगला आर्टिकल, बांग्लादेश अनरेस्ट हिट्स इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स ईईपीसी। India's engineering goods export to Bangladesh slipped 9% in the first 4 months of the year, with the recent unrest in the country disrupting supply chains and raising the specter of likely revenue losses and heightened uncertainty for an industry that continues for a quarter of India's merchandise exports. बेसिकली जो इंडिया के इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स है उसे हम बांग्लादेश एक्सपोर्ट करते हैं, बट इस ईयर की स्टार्टिंग में ही हमें उस सेक्टर में डाउन देखने को मिला था। उसके बाद बांग्लादेश में अनरेस्ट होने के कारण जो सप्लाई चेन्स है वो और डिस्टर्ब हो गई और जो इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स है उनमें और भी ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिला। नेक्स्ट आर्टिकल, India's policy towards Bangladesh completely failed, says BNP leader. India's official policy towards Bangladesh completely failed as it was dominated by an ecosystem consisting of powerful civil servants, plugged in retired diplomats, ideologues, and journalists who prioritized security without feeling the political pulse on the ground. इंडिया की जो पॉलिसी रही है, इंडिया ने शुरू से जो बांग्लादेश के लिए बातें कही हैं उसके रिस्पेक्ट में जो वहां के अपोजिशन लीडर है, बीएनपी के लीडर है, उनका कहना यह है कि उनकी पॉलिसी, इंडिया की पॉलिसी जो है वो फेल है। इंडिया ने कभी भी जो ग्राउंड पॉलिटिकल चीजें हो रही है उनको नजरअंदाज करते हुए सिर्फ वहां की सिक्योरिटी को ही देखते हुए अपनी पॉलिसी फॉर्म की है। The BNP urged India to appreciate the prevailing popular sentiments in Bangladesh, arguing that all the 3 elections in the past decade in Bangladesh were fraudulent, where India played the role of an enabler. In the case of Bangladesh, this ecosystem created the narrative that without Hasina, Bangladesh would go to the fundamentalists. If not Hasina, security of India would be in danger. India has to come out of this ecosystem and mindset. बेसिकली उनका मानना यह है कि इंडिया ने हमेशा अपने सिक्योरिटी को फोकस करते हुए बांग्लादेश की जो पीएम है उनको सपोर्ट किया है। जो शेख हसीना थी बांग्लादेश में उनको सपोर्ट किया है, उन्होंने ग्राउंड रियलिटी को जानने की कोशिश नहीं की है। अगर पिछले 3-4 बार के इलेक्शन टर्म्स को देखा जाए, जो अभी जनवरी में इलेक्शन हुआ, 2018 का इलेक्शन, सारे इलेक्शंस में कहीं ना कहीं फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट नहीं करवाया गया है। धोखे से या चालाकी करके ही वहां के इलेक्शंस को आवामी लीग ने जीता है और अपनी सरकार बनाई है। इंडिया को अपनी सिक्योरिटी पर ही फोकस करना है, ऐसा ना रखते हुए अपना माइंडसेट और अपना इकोसिस्टम चेंज करना चाहिए कि अगर बांग्लादेश में शेख हसीना होगी तभी हम सिक्योर हैं या तभी हमारे रिलेशंस उनके साथ अच्छे। इस तरह के इकोसिस्टम को छोड़कर वहां की बेस ग्राउंड रिपोर्ट्स पर भी ध्यान देना चाहिए। So this was all about today. Thank you so much. Hope you all like the session. और भी इंटरेस्टिंग इस तरह के सेशन से जुड़े रहने के लिए एग्जैक्ट आईएएस से जुड़िए। हमारे इंस्टाग्राम पेज, टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि आपको और भी इंटरेस्टिंग अच्छे वीडियोस मिल पाए। होप यू ऑल लाइक द सेशन। थैंक यू।